बच्चों, कैसे हो? तिवारी ट्यूटोरियल्स में मैं सभी तिवारी सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, एक बार फिर मैं ऑप्टिक्स का वीडियो लेकर तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। ऑप्टिक्स में हम लोग कुछ वीडियोज बनाए हैं। अगर उसको देखे हो तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, फिर मिरर फार्मूला पर न्यूमेरिकल्स भी है, डेफिनेशन फार्मूला भी है, और इसके बाद हम लोग गोलीय सतह से अपवर्तन पढ़े हैं, प्लेन सतह से अपवर्तन पढ़े हैं, और थीन लेंस फार्मूला पढ़े हैं। गोलीय सतह से अपवर्तन वाले सूत्र का प्रयोग हम लोग इस टॉपिक में करेंगे, लेंस मेकर्स फार्मूला। बच्चों, यह छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ चुका है। लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस निर्माण सूत्र। इसमें हम लोग कहेंगे कि लेंस निर्माण सूत्र वह सूत्र है जिसके आधार पर लेंस का मैन्युफैक्चर किया जाता है, लेंस का निर्माण किया जाता है। इसमें लेंस फार्मूला और लेंस मेकर्स फार्मूला में सस्पिशन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेंस फार्मूला लेंस के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध बतलाता है, जबकि लेंस मेकर्स फार्मूला लेंस के फोकस दूरी या पावर, अपवर्तनांक और उसकी वक्रता त्रिज्याओं के बीच में संबंध बतलाता है। तो हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला का शुरुआत करने जा रहे हैं। लेंस निर्माण सूत्र, जैसा कि चित्र में देख सकते हो, यह एक उत्तल लेंस है। वो इसका प्रकाशीय केंद्र है, मध्य बिंदु है। x डैश मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष पर P एक बिंदुवत वस्तु है, जस्ट लाइक ए पॉइंट, बिंदु की तरह। इससे दो प्रकाश की किरणों को हम लोग चलते हुए मानते हैं। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के अनुरेख चलती है और सीधे चली जाती है, और दूसरी किरण यहाँ देख सकते हो, दूसरी किरण चलती है और लेंस के पहले सतह पर आपतित होती है। अगर यह लेंस की दूसरी सतह नहीं होती तो पहले सतह से अपवर्तित होने के बाद प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से I डैश बिंदु पर मिलती, और इस स्थिति में समझ सकते हो यह जो वस्तु P है इसका वास्तविक प्रतिबिंब I डैश होता है नहीं, क्योंकि लेंस के सतहों को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए I डैश कभी नहीं बनेगा। लेकिन हम लोग यह मानते हैं कि अगर ऐसा हो कि यह लेंस की से पहली सतह ही हो तो उससे जो प्रकाश की किरण चलेगी और पहले सतह से अपवर्तित होगी, और अगर यह दूसरी सतह नहीं हो तो वस्तु P का प्रतिबिंब I डैश पर बनेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दूसरी सतह है और दूसरी सतह से प्रकाश का फिर अपवर्तन होगा और वस्तु P का वास्तविक प्रतिबिंब I पर बनेगा, यह प्राप्त होता है। इसमें एक और चीज समझ लिया जाए, जो साइन कन्वेंशन है हम लोगों के, कैसे दूरियों का निर्धारण करें ऑप्टिक्स में, उसमें यह समझ लेना है कि वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। वस्तु को हमेशा किसी भी प्रकाशीय अवयव से बाईं ओर रखा जाता है, और इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होती है, और सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। अब इससे बाईं ओर की दूरी निगेटिव होगी, दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव होगी, ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे निगेटिव होगा। यह साइन कन्वेंशन है और इसका हम लोग सब जगह यूज करते हैं। तो एक बार फिर से चित्र को समझ लें। L उत्तल लेंस है, O इसका प्रकाशीय केंद्र है, x डैश मुख्य अक्ष है, P बिंदुवत वस्तु है, I P का वास्तविक प्रतिबिंब है, μ1 माध्यम का अपवर्तन। अगर यह इस तरह से लेंस हो तो इसके दोनों ओर जो माध्यम होंगे तो उनका अपवर्तनांक समान होगा, इसलिए μ1 दोनों ओर लिखा गया है। तो μ1 माध्यम का अपवर्तनांक है और μ2 लेंस का अपवर्तनांक है। जैसा कि समझ सकते हो, O से P की दूरी वस्तु की दूरी होगी, इसका संकेत U होगा, बाईं ओर होने के कारण यह माइनस होगा।
और O से I की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी होगी, दाईं ओर है तो प्लस होगी। I डैश तो बनेगा नहीं, लेकिन अगर मान ले कि यह है तो उस स्थिति में O से I डैश की दूरी को हम लोग V डैश मान लेते हैं। तो यह इसका रे डायग्राम है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लिया जाए, और लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन को लिखा जाना जरूरी है। एक्सप्लेनेशन का हिंदी जानते हो, या व्याख्या है। एक्सप्लेनेशन को एक बार फिर से समझ लें कि वस्तु P से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण मुख्य अक्ष के अनुरेख चलती है और लेंस के सतह पर लंबवत आपतित होती है। अगर हम लोग यहाँ स्पर्श रेखा खींचे तो यहाँ या प्रकाश किरण उस पर लंब होगी तो लंबवत आपतित होती है, और इस कारण अपवर्तित किरण बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। और प्रकाश की दूसरी किरण लेंस के पहले सतह पर आपतित होती है। पहला सतह वह है जो वस्तु की ओर हो, तो प्रकाश की दूसरी किरण जो वस्तु P से चलेगी लेंस के पहले सतह पर आपतित होती है, और अगर यह दूसरा सतह नहीं होता लेंस का, तो पहले सतह से अपवर्तित होने के बाद या अपवर्तित होने के कारण वस्तु P का प्रतिबिंब I डैश पर बनता, परंतु दूसरी सतह से अपवर्तित होने के बाद P का प्रतिबिंब I पर बनता है। यह बनता इमेजिनेशन है, लेकिन यह रियलिटी है, बनता है। तो हम लोग यह कहेंगे कि पहली सतह के लिए P वस्तु है और I डैश प्रतिबिंब है, जबकि दूसरी सतह के लिए I डैश वस्तु है और I प्रतिबिंब है। तो दूसरी सतह के लिए I डैश वस्तु और I प्रतिबिंब है। इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, देखो कि मान लेते हैं कि यह लेंस की दूसरी सतह है और यह पहली सतह नहीं है। उस स्थिति में अगर यहां पर मान लें कि कोई वस्तु है, अगर इसका वक्रता केंद्र C मान लें तो यह अभिलंब होगा। यहां से प्रकाश की किरण अगर चलती है, देखो यहां से अगर यह प्रकाश की किरण चलती है इस तरह से, तो इसको सीधे जाना चाहिए था, परंतु लेंस एक सघन माध्यम है और इसमें जब प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो अपने अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और जब मुड़ेगी तो यह कोण कम होगा। उस स्थिति में अगर हम लोग मान लें कि प्रकाश की किरण इस दिशा में गई, तो इसको पीछे बढ़ाने पर यह मुख्य अक्ष से I पर मिलेगी। अब यहां समझ सकते हो कि वस्तु P का प्रतिबिंब I पर बना। ठीक, यहाँ पर कंडीशन है, अगर I डैश वस्तु मान लें तो I उसका प्रतिबिंब होगा। जैसे हम लोगों ने P को वस्तु माना और I उसका प्रतिबिंब हुआ, तो यह हम लोगों ने कहा, एक बार फिर से समझ लें कि लेंस के पहले सतह के लिए P वस्तु है और I डैश प्रतिबिंब है, जबकि दूसरे सतह के लिए I डैश वस्तु है और I प्रतिबिंब है। इसको एक्सप्लेनेशन में लिखने का प्रयास करना, हम इसको एक बार फिर से बता देते हैं कि वस्तु P से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण मुख्य अक्ष के अनुरेख चलती है और लेंस के सतह पर लंबवत आपतित होती है। इस कारण अपवर्तित किरण का विचलन नहीं होता है और वह उसी दिशा में आगे बढ़ जाती है। वस्तु P से चलने वाली दूसरी किरण लेंस के पहले सतह पर आपतित होती है। यदि लेंस की दूसरी सतह नहीं होती तो पहले सतह से अपवर्तन के कारण वस्तु P का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, परंतु लेंस के दूसरी सतह से अपवर्तन के कारण P का प्रतिबिंब I पर बनता है। अतः पहले सतह के लिए P वस्तु और I डैश प्रतिबिंब है, जबकि दूसरे सतह के लिए I डैश वस्तु और I प्रतिबिंब है। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि लेंस निर्माण सूत्र का निर्धारण करेंगे। इसको देख सकते हो, यह इसका कैलकुलेशन होगा। इस कैलकुलेशन में हम लोग गोलीय सतह से अपवर्तन का जो सूत्र प्राप्त हुआ है उसका यूज करेंगे। अगर याद होगा
गोलीय सतह से अपवर्तन, गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए, गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र हम लोगों ने लिखा है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इस समीकरण का प्रयोग हम लोग दोनों सतहों के लिए करेंगे, क्योंकि लेंस में दो गोलीय सतह होते हैं, यह उत्तल गोलीय सतह है और यह अवतल गोलीय सतह है। तो अब एक नंबर में पहला सतह ले रहे हैं, पहले सतह के लिए। यह बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसको ठीक से पढ़ना, देखो समझ लो। पहली सतह के लिए दो चीज है कि जो प्रतिबिंब है वह आई नहीं है। पहले सतह के लिए प्रतिबिंब आई डैश है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी के बदले भी डैश होगी और वक्रता त्रिज्या आर के बदले R1 होगा। पहला सतह है तो पहली वक्रता त्रिज्या, या दूसरा सतह है दूसरी वक्रता त्रिज्या। तो समीकरण एक में हम लोग μ2 के बाद μ2 अपॉन v डैश लिखेंगे v के बदले, और μ1 अपॉन u आता रहेगा, और μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 लिखेंगे, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा सतह लेते हैं। दूसरे सतह के लिए दूसरा सतह लेते हैं। तो दूसरी सतह के लिए हम लोगों ने कहा कि दूसरे सतह के लिए वस्तु कौन होगा, तो आई डैश होगा। तो इस स्थिति में u के बदले v डैश का प्रयोग करेंगे। दूसरे सतह के लिए आई डैश वस्तु और आई प्रतिबिंब है, तो v के बदले तो v हो गया, लेकिन u के बदले v डैश का प्रयोग करेंगे और r के बदले R2 का प्रयोग करेंगे। दूसरा सतह है, वक्रता त्रिज्या दूसरी होगी। एक और मार्केबल पॉइंट है, देखो पहले सतह के लिए प्रकाश की किरण μ1 से μ2 में प्रवेश करती है। पहले सतह के लिए प्रकाश की किरण μ1 से μ2 में प्रवेश करती है, तो हम लोगों ने इस समीकरण को जस का तस लिखा, चेंज क्या किया, v के बदले v डैश कर दिया और r के बदले R1 किया। बहुत सिंपल चेंज है। लेकिन दूसरी सतह के लिए प्रकाश की किरण μ2 से μ1 में आ रही है। दूसरी सतह के लिए प्रकाश की किरण μ2 से μ1 में आ रही, जस्ट अपोजिट है। पहले के लिए μ1 से μ2 में और दूसरे सतह के लिए μ2 से μ1 में। तो अब यह जो समीकरण होगा, इसमें हम लोग यूज करेंगे μ2 के बदले रखे μ1, यह v हो गया, μ1 के स्थान पर आ गया μ2, u के स्थान पर हो गया v डैश, और यह μ1 माइनस μ2 अपॉन R2, और यह इक्वेशन 3। इसको एक बार फिर से समझ लें कि पहले सतह के लिए प्रकाश की किरण μ1 से μ2 में आ रही है, लेकिन दूसरे सतह के लिए प्रकाश की किरण μ2 से μ1 में आ रही है, यानी कि सघन से विरल में आ रही है। तो समीकरण का यह जो स्वरूप है वह चेंज हो जाएगा, μ1 पहले हो जाएगा, μ2 बाद में हो जाएगा। अब हम लोग यह करेंगे कि इन दोनों समीकरणों को जोड़ें, क्योंकि लेंस में दोनों सतह जुड़े हुए होते हैं, तो हम लोग दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, लेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि अब समीकरण 2 + 3 से, और इसमें
LHS को LHS से जोड़ेंगे, RHS को RHS से जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। बच्चों समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम लोगों ने जोड़ा, LHS को LHS से जोड़ा, RHS को RHS से जोड़ा। यह सिंपल रूल है, यह समझ सकते हो। यह दोनों कट गए तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको पहले लिख देते हैं μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, और यहां हो गया μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, या प्लस तो है, अगर इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, तो यह होगा कि यह जो प्लस था वह माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वह प्लस हो जाएगा, और तब यह जो व्यंजक है वह इस तरह से हो जाएगा। माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो यह मिल जाएगा, माइनस निकाल दें तो यह मिला। अब इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और हम लोगों को मिला μ2 माइनस μ1 अपॉन r2। और बच्चों जैसा कि देख सकते हो, इसमें से हम लोग μ1 कॉमन निकाले, यह हो गया 1/v माइनस 1/u, और इसमें से μ2 माइनस μ1 कॉमन निकाले, यह होगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। कंसेप्ट क्लियर है, समझ सकते हो। और हम लोग यह पढ़े हैं थिन लेंस फॉर्मूला में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इस स्थिति में यह μ1, यह जो समीकरण है देखो यह हो जाएगा μ1 इंटू 1/f, और यह हो गया μ2 माइनस μ1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो बच्चों 1/f हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यह हो गया μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, यह नीचे चला गया, इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। कई जगह किताबों में यहाँ r1 r2 कैपिटल जो है इसके बदले स्मॉल भी लिखा हुआ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहो तो स्मॉल लिख सकते हो, चाहो तो कैपिटल लिख सकते हो। तो अब हम लोग यह कहेंगे कि यह μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखे गए लेंस के लिए लेंस निर्माण सूत्र है। इसको हम लोग समीकरण 3 बना देते हैं, 4 बना देते हैं, इसको 4 बना देते हैं। तो यह μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखे गए लेंस के लिए लेंस निर्माण सूत्र है। लेकिन हम लोग प्रायः लेंस को हवा में ही रखते हैं, हम लोग हवा में ही हैं। तो यदि हवा में रखा जाए लेंस को, यदि लेंस हवा में हो, यदि लेंस हवा में हो तो हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, तो μ1 1 हो गया, और जब μ1 1 हो गया तो μ2 को सिर्फ म्यू कर देते हैं, μ2 को म्यू कर देते हैं। तो इस स्थिति में यह जो सूत्र मिलेगा हम लोगों को 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, यहाँ देख सकते हो या म्यू हो गया या 1 हो गया बटा 1 हो गया, इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। यह बहुत ही फेमस लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया कि इस सूत्र की सहायता से
लेंस का निर्माण किया जाता है। तो इस कारण इसको लेंस निर्माण सूत्र कहा जाता है। तो बच्चों, इस सूत्र की सहायता है किस लेंस का निर्माण होगा, उत्तल, अवतल या दोनों। तो इससे हम लोग किसी भी तरह के लेंस बना सकते हैं, उत्तल हो, अवतल हो, समतल अवतल हो। यह लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसमें अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाना और इसको बताना। ठीक, थैंक यू। बच्चों, ऑप्टिक्स में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक तुम्हारे सामने है। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। हम लोग लेंस के बारे में पढ़े, लेंस फॉर्मूला पढ़ा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ा। अब दो लेंसों को अगर संपर्क में रखा जाए तो क्या होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और यह भी पढ़ेंगे कि संपर्क में रखें ही क्यों। तो पहले हम लोग यह समझ लें कि लेंसों को दो तरह से संपर्क में रख सकते हैं या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उनका। एक तो सटा करके, जैसा कि चित्र है, और एक कॉम्बिनेशन हो सकता है दोनों अलग रख के। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद में। इन लेंसों का कॉम्बिनेशन दो प्रकार से हो सकता है। पहले कॉम्बिनेशन वह है जिसमें लेंसों को सटा कर रखा जाता है, और दूसरा कॉम्बिनेशन यह इसमें लेंस एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यह कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज इन कांटेक्ट है, संपर्क में रखा गया है दो पतले लेंसों का। जैसा कि रे डायग्राम में देख सकते हो, L1 पहला लेंस है, L2 दूसरा लेंस है, O इनका संपर्क बिंदु है, X X डैश मुख्य अक्ष है, P को मानते हैं बिंदुवत वस्तु, और I P का प्रतिबिंब है। बच्चों, इसके पहले जो हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें और इसमें सिमिलरिटी है। वहां पर एक लेंस के दो सतह लिए गए थे और यहाँ पर दो लेंस हैं। इसमें हम लोग यह कहते हैं कि वस्तु P से चलने वाली प्रकाश की एक किरण जो मुख्य अक्ष के अनुरेख चलती है, लेंस की सतह पर लंबवत आपतित होने के कारण बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाती है। अब जो दूसरी किरण है, जैसा कि चित्र में देख सकते हो, पहले लेंस पर आपतित हुई, अगर दूसरा लेंस नहीं होता तो यह प्रकाश की किरण I डैश बिंदु तक आती, और उस स्थिति में P का प्रतिबिंब I डैश होता। परंतु दूसरे लेंस के कारण एक बार देखते हो फिर अपवर्तन हो रहा है और प्रकाश की किरण I पर मिल रही है, तो यह प्रतिबिंब होता है नहीं, लेकिन यह प्रतिबिंब है। तो इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, और इस एक्सप्लेनेशन को एक बार फिर से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका हिंदी जानते हो, एक्सप्लेनेशन का हिंदी व्याख्या होता है। यह बहुत ही अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है, छोटा सा है, जैसा इसके पहले वाला टॉपिक था, छोटा सा है। एक बार एक्सप्लेनेशन में फिर से समझ लें कि वस्तु P से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण मुख्य अक्ष के अनुरेख चलती है और पहले लेंस के सतह पर लंबवत आपतित होती है, और इसलिए बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाती है। यह दूसरे लेंस के सतह पर भी लंबवत ही आपतित होगी, इसलिए पहली किरण का न पहले लेंस से विचलन होगा और न दूसरे लेंस से विचलन होगा। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण पहले लेंस पर आपतित होती है, और यदि दूसरा लेंस नहीं होता तो पहले लेंस से अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष से I डैश बिंदु पर मिलती, और इस स्थिति में वस्तु P का प्रतिबिंब I डैश होता। इट इज एन इमेजिनेशन, होता है नहीं। अब अगर दूसरा लेंस है, जो कि है ही, तो दूसरे लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से I बिंदु पर मिलती है, इसलिए I वस्तु P का वास्तविक प्रतिबिंब है। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक में बताया था कि पहले लेंस के लिए P वस्तु
और आई डैश प्रतिबिंब है, जबकि दूसरे लेंस के लिए क्या होगा, तो आई डैश वस्तु और आई प्रतिबिंब होगा। पहले लेंस के लिए P वस्तु और आई डैश प्रतिबिंब होगा, जबकि दूसरे लेंस के लिए आई डैश वस्तु और आई प्रतिबिंब होगा। ठीक उसी प्रकार से है जैसे इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया कि लेंस के पहले सतह के लिए P वस्तु था और आई डैश प्रतिबिंब था, जबकि लेंस के दूसरे सतह के लिए आई डैश वस्तु और आई प्रतिबिंब था। यहाँ पर क्या है कि पहले लेंस के लिए P वस्तु है और आई डैश प्रतिबिंब है, जबकि दूसरे लेंस के लिए आई डैश वस्तु है और आई प्रतिबिंब है। बच्चों, लेंस मेकर्स फार्मूला में हम लोगों ने गोलीय सतह से अपवर्तन प्राप्त सूत्र का यूज किया था, और इस कॉम्बिनेशन ऑफ थीन लेंसेज में हम लोग थीन लेंस फार्मूला का यूज करेंगे। इसको कैलकुलेशन हेडिंग बना देते हैं, इस फार्मूला का निर्धारण करेंगे। तो पतले लेंस के सूत्र से, इसको सिर्फ लेंस सूत्र भी कहा जाता है, पतले लेंस के सूत्र से या 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करें, तो इस सूत्र का प्रयोग पहले लेंस के लिए लिखें। पहला लेंस क्या है, तो L1 है। L1 के लिए क्या होगा, तो पहले तो यह होगा कि L1 के लिए प्रतिबिंब जो होगा आई डैश है, इसलिए V जो होगा इसके बदले हम लोग V डैश यूज करेंगे। और दूसरा यह होगा कि जो फोकस दूरी F यहां लिखे हैं, F के बदले F1 लिखेंगे, पहला लेंस है। तो समीकरण 1 में हम लोग क्या करें, 1/v के बदले V डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f के बदले F1, और यह समीकरण 2 हो गया। अब इसी का प्रयोग हम लोग L2 के लिए करें, यानी समीकरण 1 का प्रयोग करें किसके लिए, तो दूसरे लेंस L2 के लिए। और जैसा कि समझना बड़ा आसान है, L2 के लिए प्रतिबिंब तो है I, तो V तो रह गया, लेकिन वस्तु है I डैश, तो इसमें U के लिए V डैश का प्रयोग करेंगे, यानी वस्तु हो जाएगा I डैश, तो वस्तु की दूरी हो जाएगी V डैश, और F के बदले F2 का प्रयोग करेंगे, दूसरा लेंस है। अब समीकरण 1 में अगर हम लोग इन दोनों का मान रखें समीकरण 1 में, तो यह हो जाएगा 1/v, भी नहीं बदला, क्या बदलेगा, तो u, और u के बदले हो गया v डैश, और यह बराबर हो जाएगा 1/f2, और यह समीकरण 3। अब हम लोग क्या करें कि समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ें, क्योंकि लेंसों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मैंने संयोजन जोड़ा गया है, इसलिए समीकरण 2 और 3 को जोड़ दें। जैसा कि जानते हो कि जोड़ने के क्रम में LHS को LHS से जोड़ते हैं और RHS को RHS से जोड़ते हैं, तो यह कहेंगे कि 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो इस स्थिति में यह 1/v डैश कट गया, तो मिला क्या, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब यहाँ से थोड़ा सा सस्पिशन होता है यह कि 1/v माइनस 1/u तो 1/f होता है, तो अगर हम लोग इसको लिखे हैं कि 1/f
तो यह हो गया 1/f1 प्लस 1/f2। यह सूत्र तो मिला, लेकिन इसमें प्रश्न यह है कि पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है, तो फिर f किसका है? तो बच्चों हम लोग यहाँ पर समतुल्य लेंस का कॉन्सेप्ट लेते हैं। इक्विवेलेंट लेंस वह लेंस जो दोनों लेंसों के संयोजन के बदले अकेले कार्य करे। हम लोग इमेजिन करें कि दोनों लेंसों के बदले हम लोगों ने यहाँ पर एक अकेला लेंस रखा है और वह लेंस P का प्रतिबिंब I पर बनाता है। दोनों मिल करके P का प्रतिबिंब I पर बनाते हैं, और यह जो लेंस है अकेले सिंगल, वह P का प्रतिबिंब I पर बनाता है। तो दोनों लेंसों के संयोजन के बदले अकेले कार्य करता है, और इस तरह के लेंस को समतुल्य लेंस कहा जाता है। तो हम लोग यह कहेंगे कि यहाँ जो f हुआ वह समतुल्य लेंस की फोकस दूरी, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। अब यहां से हम लोग समझ सकते हैं, अगर सॉल्व करें तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो f1 f2 नीचे रहेगा, f1 प्लस f2 ऊपर जाएगा। अगर इसको पलट दें तो f इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। यह ठीक है। एक और चीज देखो कि पुनः 1/f पावर ऑफ लेंस होता है, P बराबर 1/f होता है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो हम लोगों को सूत्र मिला पहला यह कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसको समीकरण 4 करते हैं। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यह फॉर्मूला मिलेगा f का मान, और फिर यह फॉर्मूला मिलेगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P क्या है? तो समतुल्य लेंस की क्षमता है, समतुल्य लेंस की क्षमता है। अब लेंस की क्षमता के बारे में हम लोग यह समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी लेंस पर आपतित होती है तो वह प्रकाश की किरणों को वह लेंस कितना अधिक संश्रित या अपसरित करता है, यह क्षमता लेंस की क्षमता है। यहाँ देख सकते हो कि अगर एगो लेंस हो तो उसकी क्षमता P होगी। अगर लेंसों का संयोजन यूज करें तो समतुल्य लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी, प्रतिबिंब स्पष्ट और साफ सुथरा होगा। इसलिए हम लोग एक लेंस के बदले लेंसों के संयोजन का प्रयोग करते हैं। बच्चों यह हम लोगों का टॉपिक हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। आशा है इसको समझ में आएगा। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट में कमेंट दो, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर दिया हुआ उससे बात करो, इसको पढ़ो समझो, फिर आगे हम लोग वीडियोज में मिलते हैं। थैंक यू।